हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नर्सिंग केयर प्लान कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो सीएडी के टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक केस प्रेजेंटेशन अपलोड किया हुआ है और ये एनसीपी है। वैसे ऑलमोस्ट जो प्रेजेंटेशन और एनसीपी होता है वो सेम होता है, केस प्रेजेंटेशन, एनसीपी और केस स्टडी। तो उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंट होता है, एनसीपी छोटा होता है, स्टडी में हम लोग डिजीज़ कंडीशन डालते हैं और प्रेजेंटेशन में हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। अगर आपको सीएडी की प्रॉब्लम सॉरी आपके पेशेंट को सीएडी की प्रॉब्लम है या आपको आपके टीचर ने ये टॉपिक दे दिया है कि बनाओ, तो आप इसकी हेल्प से बना सकते हो। और कोई और टॉपिक भी दिया तो भी आप इसकी मदद से बना सकते हो। थोड़ा थोड़ा ही फ़र्क होता है, आपको अपनी डिजीज़ कंडीशन का अपने टॉपिक में ऐड करना होता है। बाकी लगभग सारे ही टॉपिक एक जैसे बनते हैं, बस थोड़ा हल्का फुल्का चेंज उसमें होता है। जैसे कि नर्सिंग डायग्नोसिस में मेन चेंज होता है और फिजिकल एग्जामिनेशन में थोड़ा सा आप मेडिकेशन आपकी वो रहती हैं जो कि डिज़ीज़ है उसके हिसाब से। पेशेंट का डाटा आप यहाँ लिखोगे, बायो डाटा, ठीक है। और उनका डेट ऑफ एडमिशन, डिस्चार्ज का आप डेट लिख सकते हो अगर हो गया। अगर आपके सामने पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ तो नॉट प्लान्ड आप लिख लोगे। फिर डायग्नोस आप सीएडी लिखोगे। और पेशेंट का अगर कोई ऑपरेशन हुआ है तो लिखना है, नहीं तो आप नील, क्योंकि ये सर्जरी भी होती है इसमें। डॉक्टर नेम आप लिख लेना, रिलीजन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सब पेशेंट के बारे में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उनका मंथली इनकम। नर्सिंग अलर्ट में आप लिखोगे कि जो हम नर्सेज होते हैं, पेशेंट का थोड़ा सा एग्जामिनेशन करना होता है और देखना होता है, उनसे पूछना होता है कि कोई उनको सेंसिटिविटी तो नहीं है किसी दवाई से, क्योंकि कुछ पेशेंट जो होते हैं वो जानते हैं कि हाँ हमको इस चीज़ से दवाई, तो उनसे पूछ लेना है एक बार पहले। और वैसे तो एलर्जिक टेस्ट भी किए जाते हैं, लेकिन कई बार कोई ऐसी दवाई होती है वो देनी ही होती है, वो तो हम लोग को तो पता नहीं है ना कि वो पेशेंट को एलर्जी कर देगी। इसलिए अपने आप अपनी सेफ्टी के लिए एक बार पूछ लेना चाहिए पेशेंट से या रिलेटिव से कि भाई इन्हें कोई मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं है। उनका वेट हाइट आप नोट करोगे और उनकी चीफ कंप्लेंट्स लिख लेना है आपको कि पेशेंट एडमिट विद कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन एंड ड्यूरेशन 6 to 7 days। जो सीएडी की प्रॉब्लम होती है उसमें चेस्ट पेन जैसी प्रॉब्लम भी रहती है पेशेंट में, मेनली चेस्ट पेन होता है। तो चेस्ट पेन एंजाइना पेक्टोरिस में भी होता है, तो ये भी कार्डियक प्रॉब्लम ही है। उसके बाद आपको लिखना है पेशेंट का प्रेजेंट इलनेस और पास्ट इलनेस की। जैसे प्रेजेंट इलनेस में पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो आप लिखोगे, और पास्ट में आप लिख दो अगर कोई प्रॉब्लम थी, नहीं तो आप नो पास्ट हिस्ट्री ऑफ टीबी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, ये आप लिख लेना। और प्रेजेंट में हम लिखा है कि पेशेंट नॉट एनी सिग्निफिकेंट डिजीज। हाँ, पहले इन्होंने ये लिखा है, उसके बाद लिखा है कि इन प्रेजेंट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक सीएडी। तो उनको सीएडी की प्रॉब्लम है। आप इतना ये मत लिखो, जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप ध्यान से सुनना, ठीक है। बस अब यहाँ से स्टार्ट करना। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, तो आप लिखोगे इन प्रेजेंट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम, या फिर माई पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक सीएडी, ओके। और पास्ट में आप ये ही लिख सकते हो, ये सही है, ठीक है, सही है। फैमिली ट्री इसमें बनाया ही नहीं है तो मैं अभी बना दे रही हूँ आपके सामने। उसके बाद ये फैमिली ट्री हमारा यहाँ पे आ गया है। तो ये पेशेंट है, बाकी मेल फीमेल ये सब बना दिया है। इस तरह से फैमिली ट्री आप बना सकते हो। नेक्स्ट, फैमिली कंपोजिशन, यानी कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके आपको नाम लिखना है और उनका कंप्लीट डाटा लिख लेना है कि पेशेंट के साथ उनका रिलेशन क्या है। फ्रेंड्स, ये मैंने करेक्ट किया, ये पेशेंट है, इसमें उनका जो सन है वो पेशेंट है, और ये फादर है, मदर है, सन है, उनकी वाइफ है और उनका बच्चा है। तो बिकॉज इसमें जो पेशेंट है वो ये वाला है पेशेंट, तो आपको वैसे पेशेंट जो होता है वो सबसे ऊपर लिख लेना चाहिए इधर, उसके बाद आपको सारे रिलेशन लिखने चाहिए। नेक्स्ट, इसमें हेल्थ फैसिलिटी नियर होम आपको बताना है, और हाउसिंग, उनका हाउसिंग के बारे में आप बताओगे कि उनके रूम्स कितना है, टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स उनका क्या है, और ये चीज़ें आपको नोट कर लेनी है यहाँ से। फिर नेक्स्ट पेज पे भी वही चीज़ें आती है, देखिए इस तरह से आप जो इस एनसीपी में बनाया गया है
वो आप नोट कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा होगा ये फॉर्मेट। आप अगर दूसरे हमारा एनसीपी भी देख सकते हो तो उसमें थोड़ा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, इसका फॉर्मेट थोड़ा ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि सबसे पहले जर्नल अपीयरेंस आपको लिखना है पेशेंट के बारे में, और उनका जो भी गेट है, नरिशमेंट, हेल्थ स्टेटस, वो आप लिखोगे। वाइटल साइंस उनके नोट करेंगे उसके बाद हम लोग। अपने कैमरे से आपको एक तो फुल स्क्रीन भी कर लेना है ताकि आपको क्लियर दिखे। तो इस तरह से आपको आइज़ के बारे में भी लिख लेना है, मेंटल स्टेटस उनका लिखोगे आप, आइज़ के बारे में लिखोगे, आइज़ में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हम लिखते हैं। फिर ईयर्स के बारे में वैसे ही आपको लिखना है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में जो भी हम चीज़ें करते हैं वही आपको नोट करना है। बहुत सारे एनसीपीज़ में स्टडी में मैं बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें पहले ही। नेक्स्ट माउथ का आ जाता है, तो माउथ का कंप्लीट हमने यहाँ पे लिख लिया है। फिर नेक के बारे में, नेक का एग्जामिनेशन करेंगे हम लोग। थोरैक्स का, जिसमें कि चेस्ट शेप आती है और रेस्पिरेटरी रेट आता है। देन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में आपको लिखना है। फिर आप एक्सटर्नल एंड पेरिफेरल वेसल्स के बारे में आप लिखोगे, जिसमें कि कैरोटिड आर्टरी आएगी। फिर नेक्स्ट उसके बाद पेरिफेरल पल्स आ जाती हैं, जिसमें कि ब्रेकियल, रेडियल, टेम्पोरल, पॉप्लिटियल, सारी पल्स जो भी हैं वो लिख लिया है। थोड़ा लेंथी आपको लग रहा होगा तो आप चाहे तो उसमें से थोड़ा सा कट भी कर सकते हो, ये वाली पार्ट आप रहने दो लिखना। अब्डोमेन आप लिख लो उसके बाद। तो आपको अब्डोमेन में इंस्पेक्शन करना है, ऑस्कल्टेशन, जो 4 चीज़ें में हम करते हैं जनरली वो लिखोगे आप लोग। फिर आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे हम लोग आ जाते हैं इसके बाद। एंड देन नर्वस सिस्टम पे, जिस पेशेंट का मेंटल स्टेटस आपको लिखना है, मेमोरी, अटेंशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद नेक्स्ट है ये, जिसमें कि लास्ट में पेरिफेरल एग्जामिनेशन होता है। फिर उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आप लोग लिखोगे। पेशेंट की फाइल से भी आप नोट कर सकते हो, उनकी फाइल में उनका जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुआ है, रेडियोलॉजी का हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, वो सब भी आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आती है मेडिकेशंस। तो कौन कौन सी उनको मेडिकेशन चल रही है पेशेंट को, वो आपको लिख लेना है। जैसे कि पीसीएम की मेडिकेशन है, पैरासीटामोल की, तो आप लिखोगे। और उसकी डोज उन्हें कितनी चल रही है वो आप लिखोगे। यहाँ पर आप 500 लिख लो, यहाँ पर आप 500 लिख दो ओडी। और उसका एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसी तरह से ये एंटीबायोटिक है एक, सेफेरिक्सिम नाम से आती है, वो भी आपको लिख लेना है। इसमें थोड़ा सा डोज में मिस्टेक है फ्रेंड्स, आप इसको भी 500 mg करके लिख सकते हो, या फिर आप 250 भी कर सकते हो। और उसका एनोक्सापेरिन का जो इंजेक्शन होता है वो है, और ये एंटीपायरेटिक होता है एनोक्सापेरिन, सॉरी ये एंटीकोगुलेंट होता है, ब्लड थिनर होता है, ये देखो यहाँ लिखा है इस तरह से, और ये सबकुटेनियस दिया जाता है। उसके बाद अटोरवास नाम से एक दवाई आती है, अटोरवास, जो कि कार्डियक पेशेंट में दी जाती है, और सीएडी में ये जो टैबलेट है इसको देते हैं, अटोरवास टीडीएस ओरली। तो कुछ इसमें डोज की मिस्टेक्स थी जो कि मैंने करेक्ट कर दी है। और अगर आपको ये इसमें थोड़ा सा आपको अगर लगता है डाउट तो आप एक बार गूगल पे सर्च करके देख लो। एक ही बार आप ड्रग का नाम ऐसे ही लिख सकते हो कि ड्रग नेम, आप ये ऐसे करके लिख लो, ये वाली चीज़ रहने दो, इतना लिखो। और एक्शन तक लिख लो, साइड इफ़ेक्ट और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है। फिर इसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें कि एक्यूट पेन आ जाता है, जो कि चेस्ट पेन की दिक्कत इसमें रहती है। और रिलेटेड टू एन इम्बेलेंस इन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इंड्यूस्ड प्रीलोड हार्ट रेट सेकेंडरी टू हीमोडायनेमिक इफेक्ट ड्रग थेरेपी। फिर उसके बाद है एक्टिविटी इंटॉलरेंस, फिर एंग्जाइटी और नॉलेज डेफिसिट।
ये जो दो हैं ये तो ज़्यादा ही मुश्किल नहीं है, आसान है। हमने अभी एक एक डायग्नोस को एक्सप्लेन करा है वन बाय वन करके, जिसमें कि आपको पहले पेशेंट का असेसमेंट करना है, जिसमें कि दो चीज़ें हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव में पेशेंट अपना कंप्लेंट बताएगा, ऑब्जेक्टिव में जो सिस्टर है या डॉक्टर है वो ऑब्जर्व करेंगे। डायग्नोस, गोल, इंटरवेंशन, रैशनल, इवैल्यूएशन और इंटरवेंशन, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। ये इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पर आप इम्प्लीमेंटेशन लिख दो, टेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। फिर नेक्स्ट डायग्नोस है, जिसमें कि डिक्रीज आउटपुट का डायग्नोस हमारा था, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको असेसमेंट करना है सबसे पहले, फिर डायग्नोस बनाना है, गोल, इंटरवेंशन, रैशनल, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन सही लिखा है, और लास्ट में इवैल्यूएशन कर लेना है उसका। उसके बाद नेक्स्ट डायग्नोस, जो कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस का था। फ्रेंड्स, आपको अगर ये अच्छे से विजिबल नहीं है तो अपना जो फ़ोन है उसका फुल स्क्रीन आप कर लो, फुल स्क्रीन में आपको ज़्यादा सही से दिख जाएगा सारी चीज़ें। असेसमेंट, डायग्नोस, गोल, इंटरवेंशन, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। तो प्रोसेस सारा सेम ही है, नर्सिंग डायग्नोस अलग है और हमारा जो प्लान है वो थोड़ा अलग हो जाएगा इसमें। और आप यहाँ से अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो। सीएडी का मैंने एक केस प्रेजेंटेशन बनाया, अगर प्रेजेंटेशन किसी बच्चे को चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखा करो, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल आपको मिलेगा, ड्रग स्टडी भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिर ये नेक्स्ट डायग्नोस आपका एंग्जाइटी का आता है। एंग्जाइटी का डायग्नोस बनाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, ये तो आप अपनी आप भी लिख सकते हो। इसकी इंटरवेंशन भी आप इजीली कर पाओगे, असेसमेंट भी, और ये जो पॉइंट्स हैं आगे की ये भी आप आराम से बना सकते हो। एंग्जाइटी के लिए पेशेंट को रियश्योर करना होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको देना होता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, उनको अच्छा एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड करोगे, है ना। और अगर ज़रूरत है तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स भी होती हैं, एंग्जियोलाइटिक जिनको कहते हैं, एंग्जियोलाइटिक कुछ इस तरह से बारबिचुरेट्स वगैरह होती हैं, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ही दवाइयाँ सारी चलती हैं, तो तब वो भी दे सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में नॉलेज डेफिसिट का डायग्नोस बनता है, और ये भी बहुत इजी होता है, और हर एक एनसीपी में आप ये वाला डायग्नोस लिख सकते हो। ये देखिए, और जिसमें कि आप गोल बनाओगे, इंटरवेंशन, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन लास्ट। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में आप एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा भी और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो, एक्सरसाइज के बारे में, फॉलोअप के बारे में, आप रेगुलर मेडिकेशन के बारे में वो लिख सकते हो, जैसे पर्सनल हाइजीन के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में है। लास्ट में बिब्लियोग्राफी की, यहाँ कौन सी बुक से इस टॉपिक को बनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।